वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हाजिर हैं आपको आगे के चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए। तो हमको पढ़ना है मुगल एम्पायर, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमको उसका बैकग्राउंड हो सके कि हम मुगल एम्पायर को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल एम्पायर क्यों स्टार्ट हुआ, उसके लिए हमें कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं जो जिंदगी में अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं कि आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, जब दुनिया सो रही होगी तो आपको जाकर मेहनत करना पड़ेगा, आपको जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि बड़े सपने आपने देखे हैं, और बड़े सपने अगर आपने देखे हैं तो उनको मेहनत करके उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बस एक बात आप ध्यान में रखिए हमेशा, ये कि आपकी आज की गई मेहनत कल को आपके माँ बाप की सुकून की नींद का कारण बनेगा। तो चलिए इन्हीं बातों से स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, क्या कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो पहला पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है वो है कि उनकी जो मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पीपल के बीच में कि वो कहीं ना कहीं उस चीजों को आगे बढ़ा पाए। इसीलिए ये पॉइंट्स दिया गया है, डिस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिडंट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। उनको पीपल में कॉन्फिडेंस था ही नहीं, वो सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते थे। तो ये एक कारण बना उनके डिक्लाइन का। इसके बाद उन्होंने दिल्ली का इतना ज्यादा डिजनरेशन कर दिया जो उसका दूसरा कारण बना डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और उनका कोई फिक्स ऑफ लॉ नहीं था, नो फिक्स लॉ जिससे वॉर ऑफ सक्सेशन को वो कर सके। वो मतलब होता है ना कि कोई कायदे कानून से लड़ाई लड़ी जाए, ये बिना कायदे कानून की लड़ाई लड़ते थे, इसलिए इसमें इनको फेल्योर मिला, और ये भी एक वन ऑफ द कॉजेस बना डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इसके अलावा इनके जो सभा थी उसमें नोबल्स जो थे वो कहीं ना कहीं ग्रीड एंड इनकम्पेटेंसी से भरे हुए थे। कोई मतलब बिल्कुल ईमानदार काइंड ऑफ नहीं था या भरोसेमंद का उतना नहीं था। उनकी संख्या ज्यादा थी जिनमें ग्रीड एंड इनकम्पेटेंसी थी, तो ये भी वन ऑफ द कॉजेस बना। इसके बाद इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि मुगल एम्पायर का था। ठीक है, ये पुरानी पद्धति से लड़ाई लड़ते थे, इसलिए इनको भी मुगल एम्पायर से कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा, और कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का उभार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इनके बीच पीपल के बीच में और एम्पायर के बीच में पुअर कम्युनिकेशन था। मतलब लोगों और जनता और साम्राज्य के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था, जो कि एक मेजर कारण बना दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के लिए। उसके बाद क्या, ये सारी इन ऊपर की 5-6 वजहों की वजह से इनके शासन में क्या आ गया, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने की वजह से क्या हुआ, इनमें कहीं ना कहीं व्यापार घाटा बढ़ा, कर्जा बढ़ा। उससे इनकी जो मुगलों की जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की शक्ति थी वो कहीं ना कहीं कम हुई, और कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द कॉजेस बना। ठीक है, और इनके टाइम में एक चीज और हुई, जो स्लेव्स की जो संख्या थी, जो उस समय जो स्लेव्स थे वो उनकी संख्या इंक्रीज हो गई थी, जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था ट्रेजरी पे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इनकी संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी, 1,80,000 तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत मेजर बर्डन बन रहा था ट्रेजरी पे, और ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ा रहा था। ठीक है, उसके बाद तैमूर का जो इन्वेजन हुआ, उसने इनकी ताबूत में आखिरी कील का कहीं ना कहीं काम किया। तो ये सारे पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत बना कारण बने कहीं ना कहीं। और ये पॉइंट्स को आप वनडे एग्जाम्स के हिसाब से भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पीसीएस के बच्चे, यूपी पीसीएस के या अदर स्टेट पीसीएस के बच्चे, उनके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और उसको एलोबरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ, इस टॉपिक के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे मुगल एम्पायर में। तो मुगल एम्पायर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।